नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी का डिस्कशन सेक्शन। और ये डिस्कशन बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से है। रोहन मेरे साथ मौजूद है, जिनको आपको पता है कि फुटबॉल की अच्छी खासी नॉलेज है और हमने काफ़ी डिस्कशंस करी है। लेट्स टॉक अबाउट राउंड ऑफ 16 रोहन। बट अभी आपको पता है कि बहुत सारी टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल एक तरीके से धीरे धीरे फाइनल होता जा रहा है। तो कुछ मैचेस हुए हैं रिसेंट जिन पर हमने बात नहीं करी, उससे शुरुआत करते हैं। क्रोएशिया और जापान का मैच हुआ, अगर आप फुल टाइम देखेंगे तो 1-1 पर फिनिश हुआ। लेकिन क्रोएशिया के जो गोलकीपर हैं डोमिनिक लिवाकोविक, उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इफेक्टिव सेव्स किए। और क्रोएशिया की टीम अब नेक्स्ट जिसके खिलाफ खेलेगी उस पर थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे। बट क्रोएशिया की टीम, अगर आप लूका मॉड्रिक को भी देखते हैं, ओवरऑल अगर उस टीम को देखते हैं तो कितनी स्ट्रांग ये टीम है, क्या ये अपने अपोनेंट को नेक्स्ट मैचेस में हरा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं इस मैच की। रोहन, इस मैच के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, इस मैच के इंटरेस्टिंग जो टेक अवेज हैं वो क्या रहे आपके लिए? जापान वर्सेस क्रोएशिया बहुत कम्पेटिटिव था। जापान अपने यूजुअल स्ट्रैटेजी के साथ ही आई थी कि उनको बिल्डअप प्ले करना है, उनको ओपोनेंट को पेशेंटली उनको ट्रिक करना है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करा। उनका लिंकअप प्ले जो था, जो उनका पहला गोल पड़ा, वो लिंकअप प्ले के थ्रू पड़ा और बहुत अच्छा एक मूव बनाया था। आई थिंक डाइजन मात्जा ने वो गोल मारा था और 43rd मिनट में, बट विद इन द 55th मिनट क्रोएशिया ने भी इक्वलाइज करा बहुत अच्छे तरीके से। इवान पेरिसिच का वो हेडर बहुत डिसाइसिव था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे क्रोएशिया का लगा कि उनका जो अटैकिंग फ्रंट है वो बहुत इस वक्त थोड़ा सा वीक है, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप भी देखें तो उनके फ्रंट थ्री क्वाइट सिमिलर था, बट इस बार का जो इस मैच के बाद जो मैं क्रोएशिया का समझता हूँ तो उनका अटैकिंग फ्रंट थोड़ा सा वीक है। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो इस मैच में हुआ है कि ये इस वर्ल्ड कप का पहला पेनल्टी शूट आउट हुआ और लिवाकोविच ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। और ऐसा पिछले अगर हम 7 वर्ल्ड कप पेनल्टी शूट आउट्स देखें तो उस टीम ने मैच जीता है जिन्होंने सेकेंड पेनल्टी किक ली है। तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ हुआ क्रोएशिया के लिए। बट उनकी जो टीम है इस वक्त की, अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो मुझे एज अ इम्प्रूव्ड साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि हाँ, एज़ कम्पेयर टू लास्ट एडिशन ये वाला उनका साइड बहुत अच्छा है। डिफेंसिवली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका मिडफील्ड भी बहुत सॉर्टेड है। लेकिन जो एक उनका जो पॉइंट है वो है अटैकिंग फ्रंट, क्योंकि अगर हम देखें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक 5 या 6 गोल मारे हैं, जिसमें से 4 एक ही मैच में आए थे अगेंस्ट कनाडा बहुत वीक साइड है। बट उसके अलावा जो बाकी उनके जो 2 ग्रुप स्टेज मैचेस थे उन्होंने उसमें बस उन्होंने 1 गोल मारा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहने वाला है फॉर देम। और इसके बाद वो ब्राज़ील के साथ खेलेंगे तो देखना पड़ेगा वो किस तरीके से इस चीज़ को कर्व करते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता देता हूँ एक स्टार्ट्स यहाँ पर, इससे पहले कि हम इंग्लैंड और सेनेगल के मैच को एनालाइज करें। क्रोएशिया के जो डोमिनिक लिवाकोविक है, जिसके भी रोहन बात भी कर रहे थे, वो आपको बता देता हूँ तीसरे गोलकीपर बन चुके हैं जिन्होंने 3 सेव किए एक फीफा वर्ल्ड कप के एडिशन में। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था 2006 में पोर्टुगल के रिकार्डो के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें ये सेव किया था। और एक और रिकॉर्ड जो है वो क्रोएशिया के डेनिजिल सुबासिक के नाम है, जिन्होंने डेनमार्क के खिलाफ 2018 में ये 3 सेव्स किए थे। सो एक इंटरेस्टिंग अचीवमेंट, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि गोलकीपर्स पर उतनी बातचीत होती नहीं, तो मैंने सोचा स्टार्ट्स शेयर कर दें। लेट्स टॉक अबाउट रोहन, लेट्स मूव टू इंग्लैंड और सेनेगल। इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है और सेनेगल के लिए बहुत सारे उनके स्टार प्लेयर नहीं थे। चिका कोई कोएटी नहीं थे, उसके बाद आपको पता है लुका अदर प्लेयर्स जो सादियो माने नहीं थे आपके पास इधर। लेकिन इंग्लैंड की टीम काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। आपने बताया भी था लास्ट सेशंस में भी कि उनके अगर 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं फिर भी उनके जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, चाहे मिडफील्ड की बात कर ले या अटैक की बात कर ले। सो इस मैच को किस तरीके से आपने देखा इंग्लैंड और सेनेगल को, और गोइंग अहेड इंग्लैंड कितनी फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए? इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, आई थिंक वन साइडेडली इंग्लैंड ने वो मैच जीता। फर्स्टली अगर हम चीज़ देखें तो वो फ्रांस के साथ खेलने वाले हैं अपना क्वार्टर फाइनल्स। तो अगर हम थोड़ी सी अगर फ्रांस के बारे में बात करें तो उनके पास किलियन एम्बापे है, जो ओलिवियर जिरूड है। इनके पास 2 ऐसे मतलब मेन गोल स्कोरर्स हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस की जो टीम है वो डिपेंडेंट भी है। जो लास्ट टाइम उन्होंने ग्रुप स्टेज में ट्यूनीजिया के अगेंस्ट हारे थे, उसमें पूरी दूसरी टीम रोटेटेड साइड खेली थी और जो निर्भरता है एम्बापे और जिरूड पे वो दिख रही थी। लेकिन अगर हम इंग्लैंड पे अपना फोकस स्विच करें तो इंग्लैंड के पास 8 डिफरेंट गोल स्कोरर्स ऑलरेडी है इस टूर्नामेंट में, और उनके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्टिव है ये।
और ऑन दी अदर हैंड अगर हम हैरी केन की बात करें, हैरी केन इस पिछले साल के वर्ल्ड गोल्डन बूट विनर थे 6 गोल्स के साथ, बट इस दौरान उन्होंने बस 1 गोल मारा है। और यहाँ पे गैरेथ साउथगेट ने अपने टैक्टिक्स में बहुत अच्छा चेंज लेकर आए हैं कि उन्होंने उनको एज अ फॉल्स नाइन बिठा के रखा है, उनको एज अ डीप प्ले मेकर खिलाया रखा है, और जो गोल मारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विंगर्स को दे रखी है। फॉर एग्जांपल मार्कस रैशफोर्ड इस बार गोल्डन बूट की रेस में है, फिल फोर्डन ने भी गोल्स मारे हैं, सबसे ऊपर है, हाँ 5 गोल्स एम्बापे है, फिर आपके पास जूड बेलिंगहम जैसे प्लेयर है जो प्ले मेकिंग भी करते हैं और गोल्स भी मारते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बहुत फॉर्मिडेबल है, स्पेशली क्योंकि जब वो लोग खेलते हैं तो वो 4-3-3 रहते हैं, बट जब वो अटैक बिल्डअप के लिए जाते हो तो वो 2-3-5 हो जाते हैं। तो 5 से आप समझ रहे हैं कितने सारे प्लेयर्स, कितने ऑप्शंस हैं उनके पास वाइड और इवन क्लोज रेंज में। उनका प्ले मेकिंग अच्छा है ऑफ कोर्स, और जो ईरान के साथ हमने देखा था 6 गोल्स मारे थे उन्होंने। बट पॉइंट वही है कि अगर वो फ्रांस के अगेंस्ट एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिन्होंने शायद इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फियर टीम है, और इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के एडिशन में, तो उनके पास सब कुछ है, डिफेंस भी सॉर्टेड है, उनकी स्क्वाड डेप्थ भी अच्छी है, और उनके पास सिर्फ एक प्लेयर नहीं है जो उनके लिए पूरा गोल या फिर पूरा मैच निकाल दे, जैसे फ्रांस के पास है एम्बापे, या फिर पोर्चुगल के पास है लियाओ, या फिर फेलिक्स, या फिर रोनाल्डो। इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स गोल्स मारना जानते हैं, प्ले मेकिंग करना जानते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक फैक्ट है उनके फेवर में। तो आई थिंक इंग्लैंड could be one of the favorites to win this. So और भी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, एक स्टैट्स और आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप ऑल टाइम गोल स्कोरर देखते हैं वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लिंकन गैरी का, जिन्होंने 6 गोल्स मारे थे 1986 के एडिशन में और 4 मारे 1990 के एडिशंस में। उसके बाद केन हैरी केन जिसकी बात कर रहे थे रोहन यहाँ पर, जिन्होंने 6 गोल किए 2018 में और 1 गोल किया 2022 में, कुल मिला के 7 गोल्स हो चुके हैं। उसके बाद हर्स्ट जॉफ है, 4 गोल 1966 और 1 1970। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्ल्टन बॉबी, 1 1962, 3 1966 में। ये तो हो गए कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड। इससे पहले कि हम पोर्टुगल का जो मैच होने वाला है उस पर बात करें, कुछ स्टार्ट्स पर बात करें, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द ब्राजील, बिकॉज ब्राजील की टीम पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि नेमार खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नेमार आते हैं, खेलते हैं, और ओवरऑल ब्राजील का आप भी कह रहे थे कि बहुत स्ट्रांग टीम है। कैसे देखा ब्राजील की परफॉर्मेंस को जो लास्ट मैच को खेल कर आई है? जो अभी उनका कल रात को जो मैच हुआ साउथ कोरिया के अगेंस्ट, वो ब्राजील मैं जानता हूँ। इससे पहले जब नेमार को इंजरी हुई थी ग्रुप स्टेजेस में, तब हमने थोड़ा सा देखा था उनका जो बिल्डअप है, उनका जो टीम है थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, थोड़ा कन्फाइंड एरियाज में वो लोग ज़्यादा अटैक नहीं कर पा रहे थे, वो क्रिएटिविटी नहीं दिख रही थी उनके मिडफील्ड में जो नेमार लेके आते हैं। नेमार अपने साथ एटलीस्ट आई थिंक इस सीज़न ऑलरेडी उन्होंने 34 गोल्स एंड असिस्ट्स अपने क्लब के लिए कर रखे हैं, और तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ जो अपने साथ वो लेकर आते हैं। बट जब उनकी इंजरी की वजह से वो थोड़े से ब्राज़ील थोड़ी अप एंड डाउन हो गई, और ब्राज़ील ने जो उनका आई थिंक लास्ट मैच उन्होंने हारा था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मैच जीता था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, वो सिर्फ 1-0 का स्कोर लाइन था। वहीं कल हमने देखा उन्होंने 4 गोल्स मारे और 2 गोल्स उन्होंने 10 मिनट के अंदर मार दिए। तो यहाँ पे दिखता है कि नेमार कितने ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे टीम के लिए। और कल की जो ब्राज़ीलियन परफॉर्मेंस थी वो एक साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज था हर टीम के लिए, क्योंकि ब्राज़ील बहुत एक अच्छे टैक्टिक्स के साथ आई है, बहुत और अपने प्लेयर्स को वो बैक करना जानते हैं। उन्होंने एक और रिकॉर्ड कल जो सेट करा, जो पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप में कि किसी भी टीम ने, किसी भी कोच ने अपने सारे प्लेयर्स को खिलाया है। उन्होंने 3rd चॉइस गोलकीपर वेवरटन को उतारा टू गिव हिम मिनट्स, और उन्होंने पोस्ट मैच में ये कहा भी कि हम ग्रेटिट्यूड जताना चाहते हैं उन प्लेयर्स को जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, एक बहुत अच्छा प्लेयर्स को भी एक वो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमारे कोच हमें बैक कर रहे हैं, और उनको परफॉर्म करने के लिए भी वो उत्साहित रहेंगे। तो ब्राज़ील आई थिंक इज़ वन ऑफ द कंटेंडर्स। आई थिंक उनका जो अगला मैच है क्रोएशिया के साथ, आई थिंक आई सी देम एज द फेवरेट्स, और इफ़ नॉट फाइनल देन सेमीफाइनल्स तक तो वो जा ही रहे हैं। अगर वो फाइनल्स ना पहुंचे मैं थोड़ा सा शॉक्ड रहूँगा, क्योंकि थोड़े बहुत अपसेट्स हो रहे हैं ऑलरेडी, बट ब्राज़ील आर लुकिंग रियली डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। इससे पहले कि हम पोर्टुगल का जो इंटरेस्टिंग मैच आने वाला है 12:30 बजे, उसकी बात कर लेते हैं। 1-2 स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अनहर्ड स्टैट्स फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए। एक प्लेयर थे मार्सिनो टोबियानी, जो कि अर्जेंटीना के 1986 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके द्वारा, मैं आपको बता देता हूँ, वो पूरे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए एक भी मैच नहीं खेले थे। फाइनल में 89th मिनट पे एज ए सब्स्टिट्यूट उनको उतारा गया, 1 मिनट सिर्फ वो खेले, 90 मिनट खत्म होते
होते हैं। अर्जेंटीना वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हराती है और टाइटल अपने नाम करती है। सिर्फ 1 मिनट खेलने वाले खिलाड़ी किसी वर्ल्ड कप के एडिशन में थ्रू आउट जिसने बेंच पर वो बैठे हों, तो उसके बाद वो खेलते हैं, मैच खत्म होता है, ट्रॉफी उनके नाम आती है, मेडल उनके नाम आता है। तो एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। तो एक चीज़ और आपसे जाते जाते शेयर कर देता हूँ, उससे पहले मैं रोहन का कॉमेंट लूंगा पोर्टुगल पर। एक स्टार्ट्स और आपसे शेयर करता हूँ। ब्राज़ील के जो लेजेंड है, आपको पता है पेले इस वक्त इस रिकवरी कर रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि पैल्पिटिव केयर में है इस वक्त वो, और उनसे जुड़ा एक स्टार्ट्स आपको बताता हूँ। 1962 में ब्राज़ील की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था और उस वर्ल्ड कप में पेले जो थे वो सेकंड मैच से रूल्ड आउट हो गए थे इंजरी की वजह से, यानी वो पूरा वर्ल्ड कप खेल नहीं पाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो टीम थी ब्राज़ील की, वो थ्रू आउट अच्छा खेलती और चेकोस्लोवाकिया को 3-1 से हरा के वर्ल्ड कप जीत जाती 1962 का। लेकिन जो टीम जो जीतती है उसमें चूंकि पेले होते नहीं है बिकॉज इंजरी की वजह से आउट हो जाते हैं, तो पूरी टीम को जो मेडल मिलता है, तो वो मेडल जो होता है, जो गोल्ड मेडल मिलता है 1962 में, वो पेले को नहीं मिल पाता। और वो 45 ईयर्स के बाद, यानी 1962 से 45 ईयर्स अगर हम जोड़ते हैं तो 2017 में जाके फीफा को रियलाइज होता है कि यार ये तो मिस्टेक हो गई, फिर ये मेडल जो है वो ब्राजीलियन लेजेंड पेले को दिया जाता है। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके सामने रख दिया। लेट्स टॉक अबाउट रोहन, पोर्टुगल का जो मैच है, ब्रूनो फर्नांडिस पर भी अब काफी मीडिया की चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। रोनाल्डो तो ही आपके पास, सेंटोस उनके कोच हैं। लेट्स टॉक अबाउट पोर्टुगल स्ट्रैटेजी, कितनी स्ट्रांग दिख रही है पोर्टुगल आपको नेक्स्ट मैच में? पोर्टुगल आई थिंक फेवरेट्स है। स्विट्ज़रलैंड भी अच्छा खेल रही है लेकिन वो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है और विक्टर एम्बोलो पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है गोल्स मारने के लिए। और अब फुटबॉल काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया और जो आजकल हम बात करते हैं फॉल्स नाइन्स की, फॉल्स नाइन का बहुत मतलब काफ़ी टाइम से ही है, 10-12 साल से, बट आज के कुछ रीसेंट ईयर्स में मैंने देखा है कि मतलब अगर सिर्फ स्ट्राइकर्स पे ये जिम्मेदारी नहीं है गोल्स मारने की, मतलब मिडफील्डर्स भी मार सकते हैं, डिफेंडर्स भी कभी कभी आपके लिए गोल स्कोर कर सकते हैं। और वहीं वो चीज़ स्विट्ज़रलैंड के पास फिलहाल नहीं है। और अगर पोर्चुगल की बात करें तो उनके पास स्क्वाड डेप्थ है, वो अगर उनकी मेन टीम ना खेले तो वो फिर से एक और टीम खड़ी कर सकते हैं। उनके पास अच्छा फ्यूजन है यंग यूथ का और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। आपके पास रोनाल्डो जैसे इतने बड़े प्लेयर हैं और साथ ही में आपके पास जोआओ फीलिक्स जिन्होंने शायद 5-6 साल पहले अपना करियर स्टार्ट करा और उन्होंने पहले मैच में एक गोल भी मारा था। उनके लेफ्ट हैंड साइड में राफेल लियो है और मिडफील्ड में उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्ले मेकर है, बर्नार्डो सिल्वा है। और डिफेंस थोड़ी सी वीक लग रही है क्योंकि जब से आई थिंक रिकार्डो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जब से वो इंजर्ड हुए हैं, पेरेरा आई गेस, डेनिलो पेरेरा जब से इंजर्ड हुए हैं तब से उनकी डिफेंसिव लाइन थोड़ी सी वीक लग रही है क्योंकि पेपे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और पेपे अगर हम 5-6 साल पीछे जाते तो वन ऑफ द डेंजरस सेंटर बैक्स थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उनकी जो पेयरिंग है आपका रूबेन दियास के साथ वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उनके जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखें, फुल बैक्स में देखें, तो उनके पास बहुत क्रिएटिविटी है। तो वो चीज़ फर्नांडो सैंटोस को एक एक्स्ट्रा एज दे सकती है कि आप जाओ अटैक करो। जैसे कि मैंने बताया इंग्लैंड 4-3-3 है, लेकिन वो जब बिल्डअप करती है तो 2-3-5 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पोर्चुगल भी अपना सकती है कि वो 2-3-5 या फिर 2-4-3 करके अपने फुल बैक्स को एक विड्थ दे, अपने फुल बैक्स को एक चांस दे, विंडो दे आगे जाके अपने अटैकर्स को कॉम्प्लीमेंट करने का। तो आई थिंक इस वक्त पोर्चुगल का भार ज़्यादा है स्विट्ज़रलैंड एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड गोल स्कोरर नहीं है। पिछले मैच में भी सिर्फ जर्दान शकीरी ने गोल्स मारे थे और विक्टर एम्बोलो पे पूरा भार है, बट वो काफ़ी नए हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। आई गेस अगले वर्ल्ड कप तक उनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे यूएसए, अगर हम यूएसए की बात करें, उनकी टीम अभी सेकेंड यंगेस्ट टीम थी, लेकिन जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो आधे से ज़्यादा प्लेयर्स अपने प्राइम पे रहेंगे। तो वो चीज़ विक्टर एम्बोलो के साथ भी है, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक पोर्चुगल। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं रोहन से ज़रूर पूछना चाहूँगा बिकॉज आई वाज रीडिंग सम ऑफ द स्टैट्स रिलेटेड टू इस फीफा वर्ल्ड कप के, और अर्जेंटीना की जो टीम है ये कहा जा रहा है कि उनका जो मिडफील्ड है वो काफ़ी वीक है। वो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेसी जो है वो काफ़ी हद तक उस वीकनेसेस को जो आने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि मेसी ने लास्ट फ्यू मैचेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी अर्जेंटीना के लिए। तो रोहन, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते कि अर्जेंटीना की टीम, ये भी कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना की टीम को अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो अपोजिशन है, जो बड़ी टीमें हैं, उनको पता चल गया है कि इनका जो मिडफील्ड है वो वीक है, मतलब और इनका जो डिफेंसिव साइड है वो ज़्यादा वीक है, तो उसको एक्सपोज करने की वो कोशिश करेंगे। आप इससे कितना एग्री करते हैं? आई थिंक डिफेंसिव लाइन समहाउ ठीक है।
अगर हम सऊदी अरेबिया वाले मैच पे देखें तो उन्होंने आई थिंक उनके मैनेजर ने 2 या 3 चेंजेस करे थे, जिससे क्रिश्चियन रोमेरो आई थिंक आए थे और और लिसांड्रो मार्टिनेज भी आए थे। बट उसके बाद वाले मैचेस में मैंने देखा कि लिसांड्रो मार्टिनेज और निकोलस ओटामेंडी ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। साथ में उनके जो आई थिंक राइट बैक है अक्यूनिया, वो भी काफ़ी एक अच्छे फॉर्म में है। तो आई थिंक डिफेंस उनकी ठीक है, बट हाँ मिडफील्ड थोड़ा सा उनको वरीड है। मैं आपसे अग्री करूँगा इस बात पे। रॉड्रिगो डी पॉल मेनली वो मतलब मिडफील्ड चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो लियोनेल स्कलोनी की टैक्टिक है कि मेसी को एज अ डीप प्ले मेकर ही खिलाना है और एज अ गोल स्कोरर तो वो है ही, तो वो उनकी एक नेचुरल एबिलिटी है। बट उनके मिडफील्ड थोड़ी सी वीक पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आई थिंक सऊदी अरेबिया और उनके ग्रुप में जो बाकी 3 टीम्स थी वो पोलैंड थी और मेक्सिको थी। तो ये 3 टीम्स आई थिंक उतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू फ्रांस, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स। और जो उनका राउंड ऑफ 16 मैच था या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी आई गेस उन्होंने उतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी। तो अभी जो उनका जो अगला मैच है नेदरलैंड्स के साथ क्वार्टर फाइनल में, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेदरलैंड्स की पूरी टीम सॉर्टेड है। उनके पास हर पोजीशन में 2 प्लेयर्स एटलीस्ट है, स्पेशली उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है। और जो उनके नंबर 9 है कोडी गैक्पो, वो किसी भी डिफेंस में कभी भी पेनिट्रेट करके गोल्स मार सकते हैं। तो आई थिंक ये एक वरिंग फैक्टर है, जैसा कि आपने बताया अर्जेंटीना के लिए, तो वो चीज़ पता लगेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अर्जेंटीना अभी तक नेदरलैंड से शायद हारी नहीं है किसी भी नॉकआउट राउंड में। और पिछली बार जब ये 2 टीम्स मिली थी आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स में ही मिले थे, और जब 2014 में वर्ल्ड कप में जब मेसी और अर्जेंटीना फाइनल्स तक पहुंची थी तब भी उन्होंने पेनल्टी से हराया। तो देखना पड़ेगा, कल परसों में ही शायद उनका मैच है। तो बिल्कुल वर्जिन वैन गैल जो कि नीदरलैंड्स के कोच हैं और लियोनेल स्कलोनी जो कि अर्जेंटीना के कोच हैं, एक तरीके से देखना होगा कोच वर्सेस कोच की भी एक लड़ाई होगी और देखते हैं कौन जीतता है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी कोशिश थी कि शॉर्ट रखें, हमारी कोशिश थी कि टेक्निकल बातें की जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी फीफा की नेक्स्ट डिस्कशन में।